नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर की चेतावनी, पोटियापाट में हुआ अवैध उत्खनन तो सचिव और पटवारी होंगे निलंबित। वन्य प्राणी की खाल बेचने के आरोप में आरोपी को 3 साल की सजा, बिरसा का है मामला। संसद में गुंजा इतवारी मेमो ट्रेन का मामला, सांसद ढाल सिंह बिसेन ने रखी मांग। बालाघाट का चिन्नौर फिर बढ़ाएगा शान, 5000 किसानों ने करवाया पंजीयन। छात्रवृत्ति की मांग, बारासिवनी कटंगी में छात्रों ने सौंपा ज्ञापन, जताया विरोध। और सड़क दुर्घटना में लालबर्रा महाविद्यालय के प्राचार्य घायल, बारासिवनी नेवर गांव का मामला। अब समाचार नागपुर के लिए चलने वाली इतवारी ट्रेन का 14 जुलाई से अपरिहार्य कारणों के कारण बालाघाट से संचालन बंद कर दिया गया है, जिस कारण लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को देखते हुए सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने इस मुद्दे को संसद सत्र में उठाया। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने संसद सत्र में बालाघाट जिले की समस्या को सीधे नागपुर ट्रेन के समय में संशोधन कर सुबह 6 बजे बालाघाट से जाने और शाम 7 बजे नागपुर से वापस आने का संशोधित समय करने का निवेदन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के माध्यम से संसद में रखा। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ी गर्मजोशी के साथ बालाघाट से गोंदिया के रास्ते नागपुर चलने वाली इतवारी मेमो ट्रेन शुरू की गई थी, लेकिन इस ट्रेन की वजह से लगातार दूसरी ट्रेनों के संचालन में परेशानियां आ रही थी, जिस कारण सभी ट्रेनों के समय अघोषित तौर पर बदल ही जाते थे। शायद रेलवे ने इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए इतवारी मेमो के संचालन पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अध्यापक संवर्ग सेवा शर्त लागू कर दी गई है, जिसमें मुख्य 3 कंडिकाएं हैं और उसके अंतर्गत अन्य बिंदु रखे गए हैं। इस कंडिका का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को शिक्षा विभाग में संविलियन सहित सभी शासकीय सेवकों की तरह शर्तें मंजूर किया जाना है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्त अधिनियम 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति के संबंध सहित अन्य शर्त लागू की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग अधिनियम 2008 तथा मध्य प्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग नियम 2008 के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग के लिए शासन ने सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मध्य प्रदेश स्कूल राज्य शिक्षा सेवा शर्त 2018 को लागू किया गया है। पूर्व नियमों के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को नवीन नियमों के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नवीन नियुक्ति दी गई है। नवीन नियुक्ति दिए जाने के बाद शासन के कर्मचारियों की तरह उन्हें भी पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। 1 जुलाई 2018 से सेवा नियुक्ति प्रारंभ कर दी गई है। इसके अंतर्गत वेतन निर्धारण किया गया है। 1 जुलाई 2018 से ही 6वां वेतन के आधार पर 7वां वेतनमान निर्धारित करने के लिए प्रपत्र जारी कर दिया गया है। 7वें वेतनमान के लिए निर्धारित वेतनमान अनुमोदन 2017 के प्रावधान के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा तथा भविष्य में इसकी राशि एरियर के रूप में अध्यापक शिक्षकों को दी जाएगी। हम लोगों के लिए अध्यापक संवर्ग जो राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के अंतर्गत आया है और कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें जो नई डाली है उसका स्वागत भी है, जैसे यात्रा भत्ता है, स्थानांतरण भत्ता है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता है और भी कई चीज़ें हैं जो शासकीय सेवकों को मिलती है, उसमें उसको समाहित किया है, इसलिए वो स्वागत योग्य है। पर कुछ चीज़ों में, कुछ सेवा शर्तों में, जैसे उन्होंने फिर 7वें वेतनमान का हवाला दिया है कि 7वां वेतनमान 1/7/2018 से दे होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उसकी लिमिट कब होगी। 1 साल बीत चुका, अब तक वो लग जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इस सेवा शर्त में ये नहीं तय किया है कि वो उसका इम्प्लीमेंट कब हो पाएगा। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसके लिए हम लोग जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंट यथाशीघ्र होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे कई साथी कालकलवित हो चुके हैं और उनका परिवार उन्हीं पे आश्रित है। अनुकंपा नियुक्ति का मामला, अनुकंपा नियुक्ति को भी उन्होंने स्थान दिया है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग की शर्तों के तहत जो अनुकंपा नियुक्ति के जो नियम हैं वो इतने जटिल हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है किसी शासकीय सेवक की, तो उसको शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए एक तो पहले 7 वर्ष का टाइम है, जो कि बहुत कम होता है। अगर किसी का बच्चा छोटा है, वो व्यस्त नहीं हो पाया था, तो वो नौकरी पे नहीं लग सकता। दूसरी बात, उसमें शर्त जोड़ दी कि वो D.Ed. B.Ed. होना चाहिए।
तीसरी शर्त ये जोड़ दी कि पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। तो पात्रता परीक्षा जो है मध्य प्रदेश शासन 8 से 9 वर्षों के बीच में ले रहा है और 7 वर्ष की अवधि में उसको ये कह रहा है कि जो है अनुकंपा नियुक्ति दी जानी। तो दोनों चीज़ों में विरोधाभास हो जाता है। तो कम से कम इन नियमों को शिथिल किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक लाभ जो है मृतक के परिवार को मिल सके। भविष्य में शासकीय सेवकों की तरह सुसंगत भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की तरह पदोन्नति की पात्रता होगी। पदोन्नति हेतु पदों की उपलब्धता नहीं होने पर शासकीय सेवकों की तरह प्रोत्साहित करने वाली कर्मोन्नति समय मान का प्रावधान होगा। कल जो राज्य सरकार ने सेवा शर्तें लागू की है वो 2018 के परिप्रेक्ष्य में है और 2018 में 18 से अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत शिक्षा विभाग के कर्मचारी बनाया गया, जिसकी मांग लंबे समय से अध्यापक संवर्ग के संगठनों द्वारा करते आ रहे हैं और उसकी सेवा शर्तें जारी की गई है, स्वागत योग्य है। और इसमें शिक्षकों को जो है शिक्षकों के समान अध्यापकों को समझ सेवा का लाभ मिलेगा, चाहे वो अनुकंपा नियुक्ति हो या यात्रा भत्ता की पात्रता हो या मेडिकल रिम्बर्समेंट हो। खुश है मतलब आप लोग? तो इससे लगभग समाधानकारक है, बशर्ते शासन ने जो वादा किया था कि हम 94 का शिक्षा विभाग देंगे। 94 का शिक्षा विभाग से तात्पर्य प्रमुख ये था कि हम चाह रहे थे कि शिक्षा विभाग में 2018 से नियुक्ति न होते हुए एक सिविलियन वर्ड आना चाहिए। तो सिविलियन वर्ड की जो हमारी इच्छा है वो आज भी बनी हुई है। शासन को चाहिए कि शिक्षा विभाग में जो है हमारे आदेश को संशोधित करते हुए एक लाइन का आदेश जारी करना चाहिए। सेवा शर्तों में भी एक लाइन का आदेश जारी करना था कि शिक्षकों के समान सेवा शर्तें अब इन माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की होगी। एक बात बड़ी अच्छी की शासन ने कि अब तक होता ये था कि संगठनों के 4 लोग मंत्रालय में जाके ब्रीफिंग करते जाते थे कि आज ये आदेश होने वाला है, वो आदेश होने वाला है, श्रेय की राजनीति करते थे। इससे अध्यापकों के बीच में नेताओं की भरमसाट हो गई और अभी सरकार ने बहुत अच्छा किया। चाहे पिछले समय श्रावण मास के पवित्र महीने में शहर के शिव साई मंदिर में महिलाओं के द्वारा 28 जुलाई से 6 अगस्त तक पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। महिलाएं बताती है कि शिवलिंग परिवार की सुख समृद्धि और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। 28 जुलाई से लगातार शिवलिंग बनाते आ रही पूनम सोनी बताती है कि बीते 12 वर्षों से श्रावण मास में शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक बनाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद इन शिवलिंग को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। ये हम लोग 11 के दिन से बना रहे हैं शिवलिंग। 28 तारीख से 6 तारीख तक बनेंगे। 6 तारीख को इनका हवन होगा, पूजन होगा। क्या मान्यता है इसकी शिवलिंग बना रहे हैं आप लोग? ये शिवलिंग बनाने से क्या है कि सब इसमें मनोकामना पूर्ण होती हैं और क्या कहते हैं सभी की इच्छाएं पूर्ण होती है, समृद्धि होती है। लेडीज़ लोग खासकर हम लोग हमारी पूरी महिलाएं जो समुदाय 15, 20, 25, 30 महिलाएं हैं वो पूरा ये काम कर रही हैं। अच्छा, सावन में ही बनाते हैं क्या? और नहीं, सावन में ही हम लोग का हर साल चलता है। 12 साल हो गया। नहीं तो क्या विशेष महत्व रहता है इसका? इसका विशेष महत्व तो ऐसा है कि जितना भी बनाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, कई लेडीज़ लोग बनाते हैं, कई का ऐसा रहता है कि जिसका विचार आने आ जाए। महाविद्यालय में पढ़ने वाली हर छात्रा को स्मार्टफोन देने की योजना पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। इस वर्ष स्मार्टफोन दिए जाने के विषय में कोई आदेश अब तक नहीं आए हैं, जिससे एक बार फिर यह योजना खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में पूर्व की शिवराज सिंह सरकार के द्वारा महाविद्यालय में पढ़ने वाली हर छात्रा को स्मार्टफोन दिए जाने की योजना फिलहाल बंद होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि महाविद्यालय में एडमिशन लेने वाली हर छात्रा को प्रथम वर्ष पास करने के बाद द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेते ही स्मार्टफोन दिया जाता था, जिससे वर्तमान समय की प्रतिस्पर्धा में वह मोबाइल के माध्यम से बराबरी में चल सके। लेकिन बजट एक बार फिर आड़े आते दिखाई दे रहा है। हालांकि इस विषय पर जिम्मेदार कुछ भी बोलने से बचते दिखाई देते हैं। शासन से निर्देश आया है कि नहीं देना है, इसलिए हम नहीं बांटते हैं। सर मगर कब से? 2 वर्ष से 2017 से नहीं दिया जा रहा। सर किन लोगों को दिया जाता था? जैसे इसमें कुछ तो मापदंड रखे होंगे। जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते थे उनको दिया जाता था। क्या इसमें सभी को मिलता? सभी को मिलता था। तो ऐसे कोई अभी तक नहीं, कोई बात नहीं। 2 साल से पूरा बंद। सर क्या लगता है सर क्या वजह से बंद कर दिया होगा? ना एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो शासन की व्यवस्था है। जिला मुख्यालय से लगी हुई कुसमी पंचायत की सचिव मंजू मिश्रा का स्थानांतरण रुकवाने के लिए पंचायत की 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीण
जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह से गुहार लगाने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव मंजू मिश्रा काफी बेहतर काम कर रही है और उनका गांव के लोगों से बहुत अच्छा तालमेल है। बीते दिनों जिला पंचायत के द्वारा बड़ी मात्रा में सचिव के ट्रांसफर कर दिए गए थे, जिससे उनका भी नाम शामिल है। लेकिन अब ग्रामीण चाहते हैं कि सचिव मंजू मिश्रा को ही कोसमी में रखा जाए, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। ज्ञापन जिला पंचायत मैडम जो है सीईओ मैडम, इनको हमारे जो सचिव है हमारी मंजू मिश्रा जी, इनके ट्रांसफ़र रोकने के कारण यहाँ पे हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्यों, क्या वजह से रुकवाना चाह रहे हैं? हम इस कारण से रुकवाना चाहते हैं क्योंकि वह जनहित का काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है हमारे कोसमी पंचायत में, और उन पे बार बार यही ट्रांसफ़र वाला लगाया जा रहा है। इसके पहले 2 सूचियाँ आ चुकी है, उसमें उनका ट्रांसफ़र कहीं नहीं है, और अभी एक सूची और जारी हुई, इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है इनका। ट्रांसफ़र का कारण क्या लगता है? ट्रांसफ़र का कारण अब मुझे जहाँ तक कुछ राजनीतिक प्रेशर भी पड़ रहा है। वो तो सभी सचिवों का तो ट्रांसफ़र हुआ है ना? नहीं, इसमें क्या है 20% ऐसे सचिवों का ट्रांसफ़र हुआ है जो कि होना था। आमतौर पर देखा यही जाता है कि पंचायत स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर होती है। उन पर आरोप लगते हैं कि वह ग्रामीणों को सुनते नहीं है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। कोसमी पंचायत के 1 सैकड़ा से अधिक लोग जिला पंचायत सीईओ से गुहार लगाने पहुंचे कि सचिव का ट्रांसफर रोक दिया जाए। अगर सचिव बेहतर काम कर रही है तो निश्चित ही अन्य कर्मचारियों को उनसे सीख लेने की जरूरत है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और एनआरसी के द्वारा कराए जा रहे कामों की समीक्षा की। जिला पंचायत सीईओ ने इस दौरान स्वयं एक काम की जानकारी ली और बारीकी से उन्हें समझा। आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा आईएएस जिला पंचायत सीईओ को अस्पताल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिससे समय समय पर अस्पताल पहुंचकर यहां चल रहे कामों की समीक्षा करते रहेंगे। सारे हमारे इंग्लिश वाले हैं। हाँ, बच्चों को जो पसंद आता है छोटा ये जो एनआरसी का कार्य चल रहा है, जो कुछ नए कार्य चल रहे हैं वही निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इनकी टाइमलाइन 15 अगस्त है। तो कुछ क्या किया जा सकता है इसमें, इसको अच्छा बनाने के लिए बच्चे जिससे यहाँ पे जो उनको उपचार है वो ठीक मिले और इस जो समय है उनका उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आज इसका निरीक्षण किया गया। शासन के निर्देशों के तहत प्रदेश में संबल योजना को लेकर संबल कार्ड का भौतिक सत्यापन करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जिले में काफी विकास खंडों में यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। यदि आंकड़ों की बात करें तो जिले के नगर पालिका एवं नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले विकास खंडों में यह प्रक्रिया 30% से भी कम हुई है। हालांकि बालाघाट ब्लॉक में संबल योजना के तहत 50% कार्ड पूर्ण किया जा चुका है। इस संदर्भ में जनपद पंचायत सीईओ वीना भलावी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जनपद बालाघाट का हमारा जो टारगेट था, कुल लक्ष्य था, वो था 49,937। उसमें से हमारे टोटल सत्यापित हो चुके हैं 25,550। टोटल हमारा 51% काम पूरा हो गया है। लगातार हम इसमें काम कर रहे हैं और डेली हमारे 1000 संबल श्रमिक सत्यापित हो रहे हैं। बिरसा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सारसडोल निवासी आदिवासी कृषक टेकराम मरकाम ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत करवाया। श्री मरकाम ने बताया कि सारसडोल में विधायक निधि से सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है, जिसमें उसकी कृषि योग्य भूमि आ रही है, जिसके सीमांकन को लेकर वह 3 सालों से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहा है, जिसके कारण उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरी जमीन रोड के बारे में मैं पहले कमाने चला गया था, जबरदस्ती मेरे से कोई सहमति नहीं दी और रोड बन चुकी है, रोड कच्ची रोड बन चुकी है। कितनी ज़मीन है अब? 2 10। अच्छा, अभी कितनी ज़मीन आ रही है उसमें?
और 1 एकड़ भरता है सर, बाकी तो पूरे रोड में दबा है। मैं गरीब आदमी, बच्चे इनको पालूँ तो मैं तो भूखा मरने की स्थिति है मेरी। अच्छा, इसके लिए आपने आवेदन दिए थे सीमांकन के लिए? हाँ सर, दिया था। कब दिए थे? 2016 में। तो कोई पटवारी या कोई? नहीं, कोई नहीं आया। 3 बार गया मैं तहसीलदार कार्यालय में भी सर, कोई नहीं आए। आज आते हैं, कल आते हैं, कह कहते ऐसे ही हमको झूठ बोल के रख दिए अभी तक। आज़ादी के बाद बालाघाट जिले को प्रदेश से लेकर देश की राजधानी तक पहचान दिलाने वाला वाराणसी और लालबाग की धरती पर उत्पादित होने वाला चिन्नौर धान एक बार फिर अपनी महक फैलाने वाला है। इसके लिए बाकायदा वाराणसी कृषि महाविद्यालय में बड़े स्तर पर तैयारियां कर ली गई है। कृषि महाविद्यालय ने जिले के 5000 किसानों को चिन्नौर चावल उत्पादन करवाने के लिए GI करार के अंतर्गत भारत सरकार से रजिस्टर्ड कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ है। खरीफ वर्ष 2018 में जिले के कई किसानों ने मुरझड़ कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों की प्रेरणा से चिन्नौर धान को अपने खेत में प्रायोगिक तौर पर लगाई थी। इस धान के उत्पादन की खास बात यह है कि इसकी गुणवत्ता फर्टिलाइजर के उपयोग करने से नहीं प्राप्त होती है। गोबर खाद से इस धान का उत्पादन पूर्व में किया जाता था और प्रति एकड़ 5 क्विंटल धान होने से किसानों ने हरित क्रांति के बाद अधिक उत्पादन वाली प्रजाति का उत्पादन करना प्रारंभ किया और चिन्नौर का उत्पादन समाप्त हो गया। 2 ब्लॉक में चंद किसान लगभग 100 एकड़ में चिन्नौर का उत्पादन करते थे, परंतु अब वैज्ञानिकों की पहल से गत खरीफ फसल में किसानों ने जैविक खाद के माध्यम से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन किया। इससे तैयार चावल स्थानीय बाजार में औसतन 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक में बिक्री हुआ है। खरीफ फसल 2019 में कृषि विभाग एवं मुरझड़ कृषि महाविद्यालय तथा शासन के प्रयास से लगभग 7,000 एकड़ में चिन्नौर धान लगाई जा रही है, जिसमें 10 क्विंटल से लेकर 20 क्विंटल तक का उत्पादन प्रति एकड़ में होना है और जिसके चलते लगभग 70,000 क्विंटल धान, जिससे लगभग 50,000 क्विंटल चिन्नौर चावल एवं खंडा बाजार में उपलब्ध होगा। इसकी खेती के बाद धान उत्पादन करने वाले किसानों को बासमती से भी अधिक लाभ होगा और यहां कैश क्रॉप के रूप में किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है। अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय मुरझड़ फार्म डॉक्टर NK भिसेन बताते हैं कि भारत सरकार के निर्देशन में हमारे द्वारा बालाघाट में चिन्नौर धान को GI करार शामिल कराया गया है, जिसके तहत बालाघाट में कृषि विभाग के साथ 5000 किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उन्हें तकनीकी भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान हेतु धान की 621 प्रकार की प्रजातियों का प्रायोगिक परीक्षण करने हेतु मुरझड़ केंद्र में इसका रोपण किया गया है। बालाघाट में चिन्नौर के अलावा महानगरों में चलने वाले काले चावल, ब्राउन चावल एवं हरे चावल की भी खेती कराई जा रही है और हाइब्रिड बासमती भी यहां लगाया जा रहा है। उक्त कार्य कुलपति डॉक्टर प्रदीप भिसेन के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। मंगलवार को शहर के जामा मस्जिद से 33 हज यात्री हज के लिए रवाना हुए। यात्रा में रवाना होने से पूर्व अतिथियों का बड़ा ही गर्मजोशी से सम्मान किया गया। इस दौरान परिजन और अन्य लोग उन्हें रवाना करने के लिए मौजूद रहे थे। हज पर जाने से पूर्व मस्जिद परिसर में ही पौधारोपण कर सभी के लिए अमन और शांति की दुआ की गई। अभी मस्जिद की ड्यूटी है। हज यात्रा पर जाने से पहले हज यात्री यूनिस खान बताते हैं कि बालाघाट मध्य प्रदेश और पूरे देश के अमन शांति की दुआ को लेकर हज यात्रा पर वे जा रहे हैं। उन्होंने हज यात्रा का पूरा विवरण इस प्रकार से दिया है। आज बालाघाट जिले से हज कमेटी इंडिया के द्वारा 33 लोग हज बैतुल्लाह की ज़ियारत में जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी का मौका है कि बालाघाट से पहली बार हज कमेटी से 33 लोग जा रहे हैं और प्राइवेट टूर से करीब 12 लोग हैं। अभी यहाँ से जो है 18 लोग एक साथ जत्थे के रूप में नागपुर पहुँचेंगे और 5 बजे वहाँ रिपोर्टिंग देकर सारे बालाघाट जिला, छिंदवाड़ा जिला, सिवनी जिला, मंडला जिला और डोंगरगढ़
इतने 6 जगह के लोग जो हैं करीब 450 हाजी कल 31 जुलाई को 10:15 बजे फ़्लाइट से जद्दा के लिए रवाना होंगे। हम तमाम हाजी लोग पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में शांति की बहाली के लिए और भाईचारा बने रहे, इसके लिए तमाम हाजी अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सदक़े में पूरे हिंदुस्तान में इंसानियत का राज हो जाए, इंसान इंसान को पहचानने लगे, इंसान इंसान की सही खिदमत करे। और हर केंद्र सरकार के द्वारा 1 महीने पहले डीजल के दामों में 5% वृद्धि की गई थी, जिसके बाद से लगातार बस ऑपरेटर टिकट के दामों में बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मंगलवार को बाकायदा बस ऑपरेटरों ने पद्मेश न्यूज को बताया कि वह किसी भी समय बसों का संचालन बंद कर देंगे। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश चौहान बताते हैं कि प्रदेश बस ऑपरेटर संघ के माध्यम से उन्हें किसी भी समय बसों के संचालन बंद करने का आदेश आ सकता है। उसके बाद वे आदेश का पालन करते हुए अपनी बसों का संचालन जिले के भीतर बंद कर देंगे। इसके पीछे बड़ी वजह टिकट में वृद्धि नहीं करना बताया जा रहा है। चौहान बताते हैं कि डीजल के दाम तो बढ़ गए, लेकिन टिकट के दाम नहीं बढ़े हैं, जिस कारण अब उन्हें बसों का संचालन करने में बहुत अधिक परेशानियां हो रही है। इसलिए सरकार जल्द ही फैसला ले, वरना बस ऑपरेटरों को हड़ताल पर जाना पड़ सकता है। बैठक के पीछे मुख्य मुद्दा एक है कि अभी निकट भविष्य में मतलब 2 महीने से देखने में आ रहा है कि डीजल एवं पेट्रोल के रेट में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आज के 1.5 साल पहले जब शिवराज सिंह चौहान साहब सीएम थे, उनके कार्यकाल में हमारे बसों का जो किराया है वो 25% की वृद्धि की गई थी। 10% किराया मान्य किया गया, 15% आज भी ड्यू है। और मेरा मानना है कि इन 1.5 सालों में 9 रुपये तक डीजल की वृद्धि हो चुकी है। टैक्स बहुतायत मात्रा में बढ़ चुके हैं। इस स्थिति में किराया बढ़ना है, और किराया बढ़े कैसे? ऐसे हमारे मतलब संभाग स्तर पर लेके पूरे मध्य प्रदेश में समस्त जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन की बैठक आउट की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे एसोसिएशन भी आज बैठक लेकर के सबके विचार जान रहा है। और निकट भविष्य में यदि डीजल पेट्रोल के रेट और हमारे किराया वृद्धि यदि नहीं होता है, 40% की लगभग हमारी मध्य प्रदेश स्तर पर मांग है, कभी भी किसी भी समय बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास की दूसरी राशि महीनों बाद भी जारी नहीं होने से आज आधा सैकड़ा से अधिक हितग्राही कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 31 सरेखा के लोगों की परेशानी कोई भी नहीं सुन रहा है, जिससे हितग्राहियों को इस बारिश के दिनों में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हितग्राहियों के अनुसार 3 माह पहले फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है और सारी कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। इसके बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी लोग हैं। हमको प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त माह अप्रैल में प्राप्त हुई थी। मकान तोड़ लिया, पता चला कि दूसरी किस्त प्लिंथ बन जाने के बाद, जियो ट्रैकिंग होने के बाद यह जारी होगी। प्रायः जियो ट्रैकिंग सबकी हो चुकी है। प्लिंथ बने हुए 3 महीना से 2 महीना के बीच में समय हो गया। बारिश गिर गई है, लोग मकान तोड़ के कोई किराए के मकान में कोई पॉलीथीन झिल्ली लगा के, कोई तंबू तिरपाल लगा के रह रहे। अन्य लाभार्थी लोगों के छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, परेशान, मानसिक शारीरिक रूप से तनावग्रस्त हैं। अगली किस्त कब मिलेगी, हम आगे का निर्माण कब करेंगे, इस संबंध में जिम्मेदार लोगों के पास जाते हैं, जैसे हमारे पार्षद हुए, पालिका अध्यक्ष हुए। हमें कोई निश्चित जवाब मिल नहीं रहा है कि अगली किस्त कब आएगी और कब मिलेगी। भारत स्काउट गाइड जिला संघ बालाघाट जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट आर.के. लटारे के निर्देशन में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में जिले के विद्यालय से 140 स्काउट गाइड संस्था प्रधान की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य ए.के. उपाध्याय के द्वारा की गई। उसके उपरांत बैठक के एजेंडे पर विस्तार से सभी शिक्षकों से चर्चा की गई, जिसमें वार्षिक कार्यक्रम, भारत स्काउट गाइड यूनिफॉर्म, पत्रिका पंजीयन, आगामी माह में आयोजित प्रशिक्षण, 1 अगस्त से सेल्फ मॉड्यूलर शिविर, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरणापुर, 3 अगस्त शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वाराणसी में आयोजित होना है। शिव सेवक समिति के द्वारा शहर के शंकर घाट में मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। आपको बताया कि बीते 11 वर्षों से लगातार श्रावण मास के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे का आयोजन शहर के सैकड़ों लोगों की मदद से किया जाता है।
इस अवसर पर सचिन जवाहरानी, विजय विधानी और बबलू बैस ने पूरी जानकारी इस तरह से दी। सावन के प्रथम या द्वितीय मंगल को हम लोग भंडारे का आयोजन करते हैं। ये हमारा 11वां वर्ष है। 11 वर्ष से लगातार हम लोग यहाँ पे भंडारे का आयोजन करते रहे हैं। शिव सेवक सेवा मंडल समिति शंकर घाट में लगभग गत 11 वर्षों से इसी टाइप से सेवा करते आ रही है। अल्प बारिश की मार झेल रहे बालाघाट जिले में दूसरी बार इस मौसम में वैनगंगा का जलस्तर बढ़ा है। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से लगातार हो रही रिमझिम बारिश की वजह से यहां जलस्तर बढ़ने की जानकारी दी जा रही है। बालाघाट जिले के साथ साथ सिवनी जिले में भी झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। इस कारण पहले भी वैनगंगा का जलस्तर बढ़ा है और आज भी वहाँ सिवनी में हो रही बारिश के साथ साथ बालाघाट जिले में भी हो रही बारिश का असर वैनगंगा पर दिखाई दे रहा है। निश्चित ही बढ़ता हुआ जलस्तर जिले वासियों को सुखद लग रहा है, क्योंकि इस मौसम में दूसरी बार यहां देखने को मिल रहा है। वारासिवनी नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भव्य स्तर पर नगर के सभी वार्डों में अभियान चलाकर गरीब मजदूर का नाम चयन कर उनका नाम नगर पालिका की प्रथम चरण की प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में घोषित किया गया था और उन्हें गत वर्ष जुलाई माह में आवास की प्रथम किस्त कुछ माह बाद द्वितीय किस्त जारी की गई थी। लोगों ने अपना मकान तैयार कर अंतिम किस्त की रास्ता देख रहे थे, जो करीब 6 माह बाद शासन ने नगर पालिका को प्राप्त हुई, जिस पर नगर पालिका ने समारोह आयोजित कर सभी प्रथम चरण की सूची के हितग्राहियों को बुलाकर नगर पालिका अध्यक्ष व सभी पार्षदों की उपस्थिति में हितग्राहियों को सूचना दी गई कि केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास की प्रथम सूची के 50,000 की किस्त नगर पालिका को प्राप्त हो चुकी है, किंतु यह किस्त सभी हितग्राहियों को नगर पालिका अधिकारियों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अधिकारियों के द्वारा सर्वे करके दी जाएगी। हमारा माताराम की मृत्यु हो गई, 2 लाख ले ली 50,000 के लिए, रह गए 50,000, पैसे नहीं ली 50,000। फिर उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बोले तो मृत्यु प्रमाण पत्र 2 बार की लगा दिए, फिर भी ध्यान नहीं दे रही नगर पालिका। नगर पालिका में 50,000 के लिए आ रहे थे देखने के लिए, तो बोले संडास बाथरूम बनाओ, किचन बनाओ। अब कैसा भी कर्ज करके हमने किचन और संडास बाथरूम बनाए, तब भी अभी आ जाएंगे, कल आएंगे, 8 दिन में आएंगे, 15 दिन में आएंगे, ऐसे बोलते जाते हैं। कितने पैसे मिल गए आपको? 2 लाख मिले हैं, 50,000 रुक गए। काय के है ये पैसे? मकान के, प्रधानमंत्री आवास के। प्रधानमंत्री आवास। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बैनर तले गायखुरी बालाघाट स्थित प्रशिक्षण केंद्र में 30 जुलाई 2019 को डेयरी उद्यमिता विकास योजना को बढ़ावा देने हितग्राहियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने डेयरी क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से नाबार्ड के द्वारा बैंक, वेटनरी विभाग, दुग्ध संघ, हितग्राहियों के सहित सभी हितग्राहियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नाबार्ड, वेटनरी विभाग व बैंक प्रतिनिधियों के द्वारा डेयरी से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दिए जाने को लेकर आवश्यक जानकारी से अवगत कराया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले वारासिवनी के एसएसपी महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने 30 जुलाई को तहसील कार्यालय वारासिवनी पहुंचकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष कारण कन्नौजे, नगर मंत्री शाहबाज खान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार कैलाश कन्नौजे को सौंपकर वर्ष 2018-19 की विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों को बहाल करवाने की मांग करी। विद्यार्थियों ने बताया कि हम सभी शासकीय शंकर पटेल महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी हैं। हमें शिक्षण सत्र 2018-19 की विभिन्न छात्रवृत्तियां जो शासन के द्वारा पूर्व में ही स्वीकृत की जा चुकी है, फिर भी हमें शासन व महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में नवीन शैक्षणिक सत्र 2019-20 प्रारंभ हो चुका है और हमें नवीन कक्षा में प्रवेश लेने में प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक सामग्री खरीदने व अन्य शैक्षणिक संसाधन आदि को जुटाने में वित्तीय समस्याओं से परेशान होना पड़ रहा है। बोले बोले भारत माता की जय, माता जोर से परिषद छात्रों का हनन हुआ तो भूल पाएगा सड़कों पे। आज पूरे महाकौशल प्रांत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रवृत्ति के संबंध में ज्ञापन दिया गया। बच्चों को एडमिशन तो करने के लिए व्यवस्था नहीं की जा रही है, क्योंकि 2018-19 सत्र में छात्रवृत्ति किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिली है। इस संबंध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी ने एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन हम शिक्षा मंत्री तक
पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कटंगी में बीते 4 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता के द्वारा छात्रवृत्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल की जा रही थी। इसी कड़ी में मंगलवार को छात्रवृत्ति को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने रैली निकाल के सरकार का विरोध किया। छात्रवृत्ति अतिशीघ्र देने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। नहीं आएंगे, हमारा ज्ञापन नहीं लेंगे, तब तक कोई नहीं उठेगा यहाँ से। महोदय कटंगी कल दिनांक 21 जुलाई 2019 को उपस्थित होंगे। टाइम समय पे आ जाएंगे। लिखित में दिया गया है। आपको मंजूर है? अभी हम इस मांग को लेकर हल्ला कर रहे हैं कि एसडीएम साहब अभी कार्यरत नहीं है कार्यालय में। और आप ज्ञापन जो है वो एसडीएम साहब को ही देंगे। और अभी जो नारे लग रहे थे कि क्षेत्रीय विधायक, सर क्षेत्रीय विधायक को तो हम तो भूख हड़ताल में बुलाना चाहते थे कि 4 दिन से सर भूखा प्यासा है। क्षेत्र के विधायक है, वो जनता ने वोट करके जिताया, युवा ने जिताया है उन्हें। उनका फर्ज बनता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा सा बच्चों छात्रों पर ध्यान दिया जाए। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मांग के ये छात्रवृत्ति को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे, उपस्थित हुए, ताकि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी तत्काल हमारी मांग को लेकर कार्रवाई की जाए। तो अभी आप जो यहाँ रुके हुए हैं, तहसीलदार साहब से आपकी बात हुई, उसके बाद भी आप लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया। आपकी क्या मांग है जो आपने उनको ज्ञापन? हमने पहले भी सूचना शासन को कर दी गई थी, प्रशासन को कर दी गई थी सूचना, फिर भी यहाँ पे एसडीएम साहब मौजूद नहीं है। यानी कि एसडीएम साहब को छात्रों की कोई परवाह नहीं है, इग्नोर करते जा रही है दिन ब दिन। और 5 दिन से हमारे तो भाग संयोजक सुनील भगत जी बैठे, इनको किसी की परवाह नहीं। शासन प्रशासन कल भी आधा अधूरा आया, चेकअप करा और वो भी चले गया। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर हमारे कॉलेज का एक विद्यार्थी 5 दिनों से अनशन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे द्वारा कल एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था, बताया गया था कि हम लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं। उसके बावजूद भी आज यहाँ पे एसडीएम साहब मौजूद नहीं है और हम तहसीलदार को यहाँ पे ज्ञापन नहीं देने वाले हैं जब तक के एसडीएम साहब या और कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं होता। तब तक के हम अपने यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के द्वारा हम यहाँ पे तब तक के बैठे रहेंगे और तब तक के हम यहाँ से हटेंगे। हम लोग छात्रवृत्ति को लेकर के और हमारा एक स्टूडेंट है हमारे राजा भोज कॉलेज का सुमित भगत, जो 5 दिनों से अनशन में बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। उसके लिए हम लोग एसडीएम ऑफिस आए। कल भी हमने बता दिया था कि हम लोग यहाँ आएंगे, पर एसडीएम साहब हमें नहीं मिले। तो हम लोग जाएंगे तो ज्ञापन देने सिर्फ एसडीएम साहब को नहीं। नगर से गुजरे फारसुनी लालबर्रा मार्ग पर स्थित नेवरगांव नाले पर 30 जुलाई को सड़क दुर्घटना में लालबर्रा महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य सुरेंद्र खंडायत घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम निवासी 40 वर्षीय सुरेंद्र खंडायत, जो लालबर्रा महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ है, सुबह 12 बजे बाइक से लालबर्रा महाविद्यालय जाने के लिए घर से वे निकले थे। तभी वारासुनी लालबर्रा मार्ग स्थित नेवरगांव नाले के पास बाइक के सामने बंदर के आ जाने से बाइक और बंदर में टक्कर हो गई, जिससे सुरेंद्र खंडायत बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार कर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जिस पर परिजनों के द्वारा उन्हें तत्काल नागपुर लेकर चले गए, जहां उनका उपचार जारी है। सुरेंद्र खंडायत
जो वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में प्राचार्य के पद पे कार्य कर रहे हैं। तो ये रोज की तरह लालबर्रा जा रहे थे वाराणसी से। तो रास्ते में जो टोल नाका पड़ता है, टोल नाके के पास में थोड़े आगे में बंदर से टकरा गए। बाइक थी इनके पास में। फिर वहीं के जो स्थानीय लोग थे 2 बच्चों ने लेके आए और फिर उनके भाई को फ़ोन किए। ऐसे फिर बाकी सभी लोगों को जानकारी लगी। फिर अपने यहाँ पे इलाज कराया गया। फिर अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए इनको नागपुर लेके हम जा रहे हैं। सर कितने बजे की घटना, कहाँ का चोट आई है? ये लगभग 10 और 11 के बीच की बात है और इनके सिर में चोट आई है, हाथ में और सिर में। वन्य प्राणी की खाल बेचने के मामले में एक आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास व 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार बैयर के जज मधुसूदन जंगल के द्वारा आरोपी रद्दू निवासी बिरसा के द्वारा वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल बेचने के आरोपी को 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। वैनगंगा नदी के पोटियापाट घाट के पास रेत का अवैध रूप से मशीन से उत्खनन किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने 30 जुलाई को अचानक लालबर्रा समनापुर मार्ग पर वैनगंगा नदी के पोटियापाट घाट एवं तुमड़ी डोला घाट में रेत खनन का निरीक्षण किया। कलेक्टर आर्य एवं पुलिस अधीक्षक तिवारी ने वैनगंगा नदी के पोटिया घाट पर बने पुल के आगे अवैध रूप से डंप की गई रेत को देखा और उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे डंप रेत को जब्त कर उसे शासकीय निर्माण कार्य में उपयोग करें। वैनगंगा नदी के इस पुल के पास बड़ी मात्रा में रेत डंप कर रखी गई है। इस दौरान उन्होंने नदी में उतरकर रेत के खनन क्षेत्र को भी देखा। ट्रैक्टर के पहियों के निशान एवं नदी में खनन वाले स्थान को देखकर लग रहा है कि एक दिन पूर्व तक वहां से रेत का खनन एवं परिवहन किया गया है। निरीक्षण के दौरान मौके पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला और कोई मशीन व ट्रैक्टर भी नहीं मिले। कलेक्टर श्री आर्य ने पोटियापाट घाट के पास वाली ग्राम पंचायत ददिया, मगरदर्रा, समनापुर, रोशना, बमनी के पंचायत सचिव को निर्देशित किया है कि वे तत्काल इसकी सूचना दे, अन्यथा उस क्षेत्र के पंचायत सचिव एवं क्षेत्र के पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने 30 जुलाई को लालबर्रा पहुंचकर वहां पर मुख्य सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण एवं आवागमन की समस्याओं को देखा। इस दौरान उन्होंने लालबर्रा के बस स्टैंड को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा भी की। इस दौरान वाराणसी के एसडीएम संदीप सिंह, जनपद पंचायत लालबर्रा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गायत्री कुमार सारथी भी मौजूद थे। मुख्यालय लालबर्रा का निरीक्षण किया गया एवं इस दौरान उन्होंने क्रमशः बस स्टैंड, नगर से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26, ग्राम पंचायत कार्यालय पांडरवानी, किराना व सब्जी मार्केट, कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स निर्माण, नाली निर्माण, लालबर्रा गार्डन व ग्राम पंचायत के द्वारा बड़े तालाब में जलस्तर बढ़ाने के लिए अन्य तालाबों को कनेक्ट कर बनाई गई वेस्टवेयर नाली का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर आर्य दोपहर 1 बजे जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी व वाराणसी एसडीएम संदीप सिंह नगर स्थित विश्राम गृह पहुंचे, जहां स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों, बस एजेंटों से चर्चा कर नगर को सुव्यवस्थित रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बस एजेंटों के द्वारा बस स्टैंड में व्याप्त अतिक्रमण की समस्या से अवगत करवाया गया। साथ ही बस स्टैंड को बैल बाजार में विस्थापित किए जाने की बात कही गई, जिसके पश्चात उन्होंने पैदल चलकर बस स्टैंड का जायजा लिया। जिसके बाद ग्राम पंचायत कार्यालय पांडरवानी पहुंचकर पंचायत भवन में कर्मचारियों व आम जनों को पीने के पानी के लिए लगाए गए आरओ की प्रशंसा की। है ना, वो आप डाल दोगे ना तो आपका जो अनडिलूटेड एरिया है ना वो हो जाएगा, तो रोड आपको चौड़ा मिल जाएगा। ठीक है ना, आपसे एक अप्रूवल लगेगा साहब, ले लो अभी देता हूँ अप्रूवल, हो गया ना, आप अप्रूवल कर देंगे? आप अप्रूवल कर देंगे, मैं अप्रूवल कर दूँगा। ठीक है, 50 लाख जो आया था इसी के लिए आया जो वापस लौटा। आज माननीय कलेक्टर साहब आए, साथ में एसपी साहब भी आए थे, एसडीएम साहब थे और पूरा शासकीय प्रशासकीय अमला था साथ में। आज कलेक्टर साहब ने आके लालबर्रा नगर का जो अतिक्रमण संबंधी है, बाज़ार संबंधी है, इसका निरीक्षण किए। पूरे मार्केट का निरीक्षण किए। कलेक्टर साहब ने स्वयं पैदल घूम के ग्राम पंचायत भी गए
और लालबर्रा को सुव्यवस्थित और अच्छा बनाने के लिए क्या हो सकता है, इस हेतु कलेक्टर साहब के द्वारा हमें निर्देशित किया गया है। कुछ जगह सीसी रोड बनाने के लिए कहा गया है, तो सीसी रोड का निर्माण करेंगे। इसके अलावा कलेक्टर महोदय द्वारा जो है ग्राम पंचायत के जो कार्य चल रहे हैं उन निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें नाली निर्माण है, पत्थर पिचिंग है, शौचालय है, सीसी रोड है, इनका भी कलेक्टर महोदय द्वारा निरीक्षण किया। रूपझर थाना के अंतर्गत बैयर रोड उकवा के पास मोटरसाइकिल एक व्यक्ति को टक्कर मारकर अनियंत्रित हो गई। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल पूरन पिता राधेलाल मानकर 40 वर्ष ग्राम समनापुर, सुरेंद्र पिता मंतू सिंह मरावी 22 वर्ष, सुखदेव पिता देवल सिंह कुशरे 28 वर्ष, दोनों घोगाटोला थाना बैयर निवासी को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जुलाई की सुबह सुरेंद्र अपने गांव के सुखदेव कुशरे के साथ सोनपुरी उकवा किसी काम से आए थे। वापस घर लौटते समय यह हादसा हो गया। वहीं घायल पूरन मानकर, जो कि उकवा राइस मिल में काम करता है, अपनी रात की ड्यूटी खत्म करके पैदल ही वह घर लौट रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार की लापरवाही से यह हादसा हो गया। उकवा में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। ग्राम खुरमुंडी के जंगल में एक ट्रक पेड़ से टकरा गया। ट्रक की हालत बहुत ज्यादा जर्जर हो गई। कंडक्टर अपनी सूझबूझ के कारण बाल बाल बच गया। ड्राइवर स्टीयरिंग में फंस गया था। मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची। कुछ समय बाद बैयर थाना प्रभारी भी अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे, जिसके बाद 108 कर्मचारी अनिल रांगजाले, EMT विनोद चौहान, पायलट और बैयर थाना प्रभारी के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालकर 108 की सहायता से बैयर अस्पताल में भर्ती किया गया। लामता थाना के अंतर्गत चरेगांव चौकी के पास मोहगांव में एक 40 वर्षीय व्यक्ति रविंद्र पिता तिलक चंद बिसेन ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक खेती का काम करता था, जिसके 2 बेटे हैं। बीती रात खाना खाने के बाद रविंद्र की तबीयत खराब होने लगी, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से चरेगांव के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से रात्रि 11 बजे जिला चिकित्सालय उसे लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं एक अन्य मामले में मलाजखंड थाना अंतर्गत बंजर नदी में डूबने से एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। मृतक युवक श्याम पिता राज कपूर टेकाम 26 वर्ष ग्राम भीमजोरी निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को शाम 4 बजे श्याम अपने दोस्त के साथ बंजर नदी में नहाने गया था, जिस दौरान यह हादसा घटित हो गया। पुलिस ने लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। बारासूनी नगर स्थित प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास के परिसर में कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास एवं टेहलीबाई माध्यमिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। आज रमनिक पावर प्लांट की ओर से सभी स्कूलों में पौधे लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत टेहलीबाई शासकीय माध्यमिक शाला वारासूनी और छात्रावास वारासूनी में प्लांटेशन किया जा रहा है, जिसके तहत रमनिक पावर प्लांट ने गड्ढा खोद करके दिया है और हम लोगों को पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कलेक्टर की चेतावनी, पोटियापाट में हुआ अवैध उत्खनन तो सचिव और पटवारी होंगे निलंबित। वन्य प्राणी की खाल बेचने के आरोप में आरोपी को 3 साल की सजा, बिरसा का है मामला। संसद में गुजा इतवारी मेमो ट्रेन का मामला, सांसद ढाल सिंह बिसेन ने रखी मांग। बालाघाट का चिन्नौर फिर बढ़ाएगा शान, 5000 किसानों ने करवाया पंजीयन। छात्रवृत्ति की मांग, बारासूनी कटंगी में छात्रों ने सौंपा ज्ञापन, जताया विरोध। और सड़क दुर्घटना में लालबर्रा महाविद्यालय के प्राचार्य घायल, बारासूनी नेवर गांव का मामला। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।